Hi everyone, I am चंचल भारद्वाज and you are watching my channel Insightful Education। हम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि चैप्टर 6 है क्लास 10 सिविक्स का, उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमने काफी सारे टॉपिक्स इसके कवर कर लिए हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या रिफॉर्म्स माने बदलाव की जरूरत है। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बारे में। तो नेशनल पार्टीज मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल लेवल पार्टीज होती हैं, ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द कंट्री गवर्न करती हैं, ठीक है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, उनका एक मैनिफेस्टो होता है, उनके सारे फंक्शंस वन बाय वन हमने पढ़े थे। और स्टेट पार्टी के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज के टाइम में स्टेट पार्टी का जो रेलेवेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जो नेशनल पार्टीज हैं वो क्लियर मेजोरिटी कहीं बहुत जगह नहीं ले पाती हैं, तो उनको रीजनल एरियाज में छोटे छोटे पार्टीज के साथ कोलिशन में आना पड़ता है, उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है, गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है, एक साथ जुड़ना पड़ता है, उनके साथ जुड़कर वो एक बड़ा अलायंस बनाती है। ये हमने अलायंस के बारे में भी पढ़ा था। तो बेसिकली स्टेट पार्टीज का आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। चलिए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी पार्टी चैलेंज फेस करती है मींस पार्टी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या वो उनके अंदर ही बहुत कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ा वीक करती जाती हैं। तो वो चैलेंजेस जो पार्टीज को ओवरकम करने हैं रियल एरेना ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड में, ताकि वो एक बेटर पॉलिटिकल पार्टी बन पाए। तो वो चैलेंजेस कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो वो कौन से हैं? द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी हमारे आसपास तो है, ठीक है, हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या होता क्या है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो मतलब लीडर्स एट द टॉप, वो जैसे कि काफी हाई प्रोफाइल लीडर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके पास एक क्या होता है कि सारी पावर उनके पास होती है। पार्टीज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है, ठीक है, एक ही इंसान के पास या फिर कई ग्रुप ऑफ पीपल के पास जो कि टॉप लीडर्स हैं उन्हीं के पास सारी पावर चली जाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी मेंबर है और जो मतलब लो लेवल पर जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं मेंबर्स पार्टी के, उनको राइज होने का माने टॉप तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, ना ही उन्हें डिसीजन मेकिंग का चांस मिलता है, ठीक है। तो यही हमारा पहला पॉइंट कह रहा है, जैसे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर माने एक ही इंसान के हाथ में या तो टॉप लीडर्स, ग्रुप ऑफ टॉप लीडर्स के हाथ में पावर होती है, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं पार्टी के, उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि पार्टी में हो क्या रहा है और क्या होता क्या है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सॉरी। तो वो डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टी में जो चल रहा है उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पार्टी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको तो उसका पार्ट बनाया ही नहीं जा रहा, इनडायरेक्टली उनको हटाया ही जा, दूर रखा जा रहा है। जो भी डिसीजन टॉप से होकर आते हैं वो नीचे तक सिर्फ एक ऑर्डर्स की तरह पास होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर एक ऑर्डिनरी मेंबर तो पार्ट ले ही नहीं रहा है। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी, एक जो प्रोसीजर हुआ पार्टी का, क्या वो डेमोक्रेटिक हुआ? नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते वो डिसीजन मेकिंग में, और वो डिसएग्री भी नहीं कर सकते लीडरशिप से। लीडरशिप्स के जो फैसले ऊपर से आ गए उन्हें फॉलो ही करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कई मूवीज में, जी ऊपर से ऑर्डर आया, ठीक है। तो जो ऊपर से ऑर्डर आया उसका मतलब यही है कि टॉप लीडर्स से जो डिसीजन फाइनल हो गया वो एक ऑर्डर की तरह लोअर लेवल्स तक पहुंचता है, एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी तक पहुंचता है। उसका कोई डिसीजन मेकिंग में एक्टिव रोल नहीं होता, ना ही वो लीडरशिप के अंदर कुछ बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अगर वो लीडरशिप के अगेंस्ट जाकर उसने कुछ बोला तो उसका पार्टी में सरवाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे फ्रेनेमीज हो जाएंगे, वहां जो उसके फ्रेंड्स थे वो एनिमीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि उसको हर चीज से हटाया जाएगा और हो सकता है उसे पार्टी से भी हटाया जा सकता है। तो जिसकी वजह से लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होता है। तो क्या होता क्या है कि इंसान का माने जो ऑर्डिनरी मेंबर है, जो पार्टी का एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट है जो लोअर लेवल पर काम कर रहा है,
उसको क्या होता है कि उसको लीडरशिप के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है, बल्कि उसे दिखानी किस लिए चाहिए, पार्टी के वर्क के लिए, पार्टी को आगे डेवलप करने के लिए। लेकिन वो कर किस लिए रहा है, अब लीडरशिप के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है, एक तरह से चापलूसी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पहला चैलेंज। ठीक है, इसलिए पर्सनल लॉयल्टी जो हो जाती है लीडरशिप के लिए, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो पार्टी का भला ना करके वो लीडर्स का भला करते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, डायनेस्टिक सक्सेशन। देखिए डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है कि जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, और मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, वैसे ही डायनेस्टिक माने राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ये होता है डायनेस्टी। ठीक है, जैसे कि हमारे कंट्री में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आई वोंट नेम देम बट यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रही हूँ। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन जनरल उनके अंदर लेस ट्रांसपेरेंसी होती है, माने पारदर्शिता की कमी होती है। पारदर्शिता की कमी मीन्स वो आर पार अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बाहर तक नहीं जानने देती। वो जो भी चल रहा है पार्टी के अंदर, उसकी फंक्शनिंग जो चल रही है वो सब पार्टी के अंदर चल रही है। और टॉप लीडर्स के पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है, माने उनके पास एक बहुत ही अनफेयर माने अन्यायपूर्ण क्या होता है कि उनके पास एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद क्योंकि वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं, और अपनी पोजीशन का फायदा उठा के वो अपनी टॉप पोजीशंस क्या करते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो ये उनका एक बहुत ही बड़ा क्या हो जाता है, पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि टॉप लीडरशिप्स हमेशा किसके पास चली जाती हैं, लीडर्स के फ्रेंड्स के पास या तो लीडर्स की फैमिली के पास। तो इसका एक बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी वर्कर पर फर्क पड़ता है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर है पार्टी का, वो कभी भी टॉप लीडरशिप में नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से ये एक चैलेंज है बड़ा पार्टी के आगे। देन मनी एंड मसल पावर। अब क्या होता है, देखिए इलेक्शंस जब भी आते हैं पार्टीज को फंड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट फंडिंग नहीं है इलेक्शन की। स्टेट फंडिंग का मतलब होता है कि हमें स्टेट से पैसे नहीं दिए जाते, निर्वाचन आयोग हमें कुछ नहीं देता, इलेक्शन कमीशन। देन यहाँ पर जो बात हो रही है मनी एंड मसल पावर, इससे क्या होता है पार्टी के अंदर फंड लाने के लिए पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वो ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देती हैं, ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन की टिकट दे देती हैं जो जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में आपने सुना भी होगा बाहुबली टाइप। ठीक है, तो वो मसल पावर अपनी यूज करके, और काफी दबदबा होता है उनका उस एरिया में, उनके अगेंस्ट कोई नहीं बोलता, ऐसे लोगों को चूज कर लेती हैं। और ऐसे लोगों को इसलिए चूज करती है ताकि वो पैसे वाले लोगों को, रिच और मसल पावर जिनके पास हो, ऐसे लोगों को चूज करती हैं ताकि उनके पास जो हो फंडिंग भी आ सके और इलेक्शन में उनको एक ऐसा कैंडिडेट मिल जाए कि जिसके सामने कोई खड़े होने का साहस ही ना दिखा पाए, और दिखाए भी तो वो जीत ना पाए। तो वो सिर्फ जीतने के पर्पज से क्या होता है, कई बार क्रिमिनल्स को भी नॉमिनेट कर देती हैं इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए ड्यूरिंग इलेक्शंस फॉर द विनिंग पर्पस पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट ऑफ मनी और फंड्स, माने ऐसे कैंडिडेट्स को पार्टीज नॉमिनेट कर देती हैं जिनके पास पैसे होते हैं और वो बहुत सारे पैसे दिला सकते हैं पार्टीज को। ठीक है, इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल्स। तो बहुत से केसेस हैं, बहुत ज्यादा केसेस है, प्रेजेंटली भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस है जिनमें कि क्रिमिनल्स तक को सपोर्ट कर दिया जाता है जस्ट टू गेट फंड्स फॉर द पार्टी। देन नेक्स्ट इज मीनिंगफुल चॉइस। अब देखिए आजकल क्या होता जा रहा है, आजकल क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक पार्टी से स्विच करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी से वापस तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि जो कैंडिडेट है वो आइडियोलॉजी के साथ जाते थे। ठीक है, आइडियोलॉजिकली पार्टी के साथ होते थे, लेकिन आज के जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई विचारधारा के साथ नहीं है, वो सिर्फ जीतने की साइड है, जो पार्टी जीतेगी वो उस तरफ हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं पार्टी के अंदर अब मीनिंगफुल चॉइस नहीं बची है, क्योंकि वही कैंडिडेट्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वो दूसरी से तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो वोटर के पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं बची है कि वो किसको वोट दे, क्योंकि वही कैंडिडेट उस पार्टी में था, आज वो इस पार्टी में है। तो अगर वो पार्टी बेसिस पे देता है तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो वोटर के पास कोई भी एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं बची है कि किस पार्टी को वोट दे या किस कैंडिडेट को वोट दे। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे इसी में कवर होंगे कि पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स,
और डिक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, माने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पहले पार्टीज में बहुत ज्यादा होते थे लेकिन आजकल बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लीडर्स हैं वही एक दूसरी पार्टी में सेम हो जाते हैं, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, जिसकी वजह से एक पार्टी जो है वो मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं कर पाती लीडर्स को। तो ये हमारा आंसर है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना आपको इसके जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम रिफॉर्म्स के बारे में, पार्टीज के अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदलाव किए हैं, संविधान ने क्या सुझाव दिए हैं, या जो भी है हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे चैलेंजेस हमने पढ़ ही लिए, पर चैलेंजेस के बेसिस पर ही हमें रिफॉर्म्स चाहिए। जो जो हमारी पार्टीज में कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए उन्हीं की तरह हमें उनको ओवरकम करके ही हम बदलाव लाने हैं, उन कमियों को दूर करके ही बदलाव लाए जाएंगे। तो ये बदलाव क्या हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बताया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेशंस दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने लॉज भी बनाए हैं। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वॉच किया है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीजें मतलब रिफॉर्म्स लाने के लिए पार्टीज में जरूरी है, क्योंकि पार्टीज में भी करप्शन हो सकता है, करप्शन हर जगह हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, रेड टेपिज्म अवॉइड करने के लिए, ये सब हटाने के लिए चीजें बदलाव, हर चीज में बदलाव की जरूरत होती है, क्योंकि पानी भी एक जगह रुके रुके सड़ जाता है। तो आपको अपनी विचारधाराओं में बदलाव लाना चाहिए, वैसे ही पार्टी में भी समय समय पर बदलाव की जरूरत होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत बार बदला गया है, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। संविधान में बहुत बार बदलाव किए गए हैं, जिसको हम बोलेंगे अमेंडमेंट। बदलाव को बोला जाता है अमेंडमेंट। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अब क्या हो रहा था कि एक एमएलए या एमपी, अगर वो क्या होता था, पहले क्या होता था, सिनेरियो जानिए। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए मैं एक पार्टी से मैंने एक विन हासिल किया, मैं जीत गई हूं, मैंने एक सीट हासिल की है। तो अगर मुझे उस पार्टी में नहीं रहना, या तो मुझे उस पार्टी में एक अच्छी टॉप लीडर वाली पोजीशन नहीं मिल रही है जो मैं चाहती हूँ, या फिर मुझे दूसरी पार्टी से ऑफर आ रहा है कि मुझे अच्छी पोजीशन देंगे, नहीं तो ज्यादा कैश देंगे उनकी पार्टी में शिफ्ट होने के लिए, तो मैं उस पार्टी में चले जाऊं, तो वो होता है हमारा डिफेक्शन। तो उसको रोकने के लिए, माने जब हम जीत जाते हैं, हमें एक एरिया मिल जाता है, हम विधायक बन जाते हैं या हम सांसद बन जाते हैं, एमएलए या एमपी बन जाते हैं उस एरिया के, तो वहां की सीट हमारी होती है। ठीक है, विधायक की सीट या सांसद की सीट हमारी होती है। तो उस सीट को मैं क्या करूं, जीतने के बाद किसी और पार्टी में शिफ्ट कर दूं, जस्ट टू गेट द टॉप पोजीशन और टू फॉर मोर कैश रिवॉर्ड्स। या तो मैं टॉप पोजीशन की वजह से उस सीट को दे दूं, या फिर मतलब उस पार्टी में चले जाऊं, या फिर मैं कैश की वजह से, माने मुझे वहां से पैसे मिले ज्यादा और मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं, तो उसे बोलते हैं डिफेक्शन। तो ये पार्टी टू पार्टी जो एमएलए और एमपीज चेंज करते थे, उसको रोकने के लिए संविधान ने कानून बनाया। उसको रोकने के लिए क्या बनाया, इंडल्जिंग इन डिफेक्शन। उसको रोकने के लिए ऑर्डर पास किए गए कि जो भी मिनिस्टर्स, जो भी एमएलए या एमपी चेंज करेगा पार्टी, ठीक है, या तो वो इलेक्शन से पहले ही चेंज कर ले। इलेक्शन से अगर पहले नॉमिनेशन भरना है तो वो उसी पार्टी से भरे जिसमें उसे जाना है, ना कि वो उस पार्टी से भरे जहां से उसे सीट बाद में चेंज करनी पड़े। ठीक है, तो जिस भी पार्टी से उसे इलेक्शन लड़ने हैं, या तो वो शुरुआत से ही डिसाइड कर ले कि मुझे इसी पार्टी में रहना है, और अगर उसने जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज की तो उसकी वो सीट चली जाएगी। माने ना तो वो उस एरिया से विधायक रहेंगे, ना अगर वो सांसद है तो सांसद रहेंगे, एमएलए और एमपी का वो जो उनका ओहदा है वो खो देंगे। तो यही वो कहना चाहता है हमारा रिफॉर्म कि ड्यू टू द लॉ, ये जो डिफेक्शन को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, अगर कोई एमएलए और एमपी चेंज करता है पार्टी तो ही और शी विल लूज सीट इन द लेजिस्लेचर। तो वो संसद के अंदर या फिर विधायिका के अंदर अपना जो है सीट खो देगा। ठीक, नेक्स्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास किया,
मनी और क्रिमिनल का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, मनी और मसल पावर को कम करने के लिए वो क्या किया कि आपको इलेक्शन का नॉमिनेशन भरने से पहले एक एफिडेविट फाइल करना है और उसमें अपनी पूरी जायदाद मींस अपनी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में उसमें बताना है कि आपके पास कहाँ कहाँ और कितनी कितनी प्रॉपर्टी है और वो कितने कितने जिसको बोल सकते हैं उसके कितने कितने रुपयों की हो सकती है। और दूसरा कि आपके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उसको भी आपको उस एफिडेविट में मेंशन करना पड़ेगा। अब एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट होता है जो एक लीगल तरीके से मैं ये डिक्लेयर करूं, एक डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट के अंदर, उसे सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। उस पर नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगाई जाती है, जज वगैरह उन वहां पर सबमिट करते हैं, बेसिकली आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर उसे सबमिट करते हैं। तो वो सब चीजें देखनी पड़ती है और वो आपको दिखाना पड़ेगा आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितने, आपके ऊपर कितने केसेस अगर लगे हुए हैं तो कितने केसेस पेंडिंग हैं या कितने खत्म हो चुके हैं, सबका मेंशन आपको उसमें ब्यौरा देना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा रिफॉर्म है कि मैंडेटरी हो चुका है एवरी कैंडिडेट के लिए कि उन्हें एक इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उन्हें एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, वो जो किसकी डिटेल देगा, उनकी प्रॉपर्टी की और उनके क्रिमिनल केसेस जो उनके अगेंस्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ने एक पास किया है ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास किया है कि उन्होंने नेसेसरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होल्ड करे। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस माने वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टॉप लीडर्स को चूज करने के लिए, पोर्टफोलियोज देने के लिए भी इलेक्शन रखें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपने अपने टॉप लीडर्स खुद ही डिसीजन ले लें और नीचे ऑर्डर पास कर दें, तो वो हटाना है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था ना चैलेंज में, तो उसी का रिफॉर्म है ये, ठीक है। तो ये उनका इनकम टैक्स, और दूसरा क्या है कि उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, माने उनकी कितनी इनकम हो रही है वो भी उनको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि ये हमारे नॉर्मल सजेशंस है जो किसी भी पार्टी को करने चाहिए अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। यहां से हमारे ये सम अदर रिफॉर्म्स एंड सजेशंस है, ये सब सजेशंस है। और ये इलेक्शन कमीशन का हो गया, इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये तीन मेन है आपके, और ये जो रिफॉर्म्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखने तो ये भी है लेकिन वो तीन को भूलना नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, उनके मेंबर्स का रजिस्टर, उनकी पार्टी में कितने मेंबर्स हैं, कहाँ कहाँ है, क्या क्या पोजीशंस पर हैं, उनको अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन माने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं जो वो फॉलो भी करेंगे, और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करना है। और अगर पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, इंटरनल डिस्प्यूट, तो उनमें पार्टी को एज अ जज भी एक्ट करना है, ठीक है। और ओपन इलेक्शंस भी रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए हमारे ना विमेन कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है, हमारी संसद में भी नहीं है। तो यहाँ पर एक सजेशन ये भी है कि विमेन कैंडिडेट्स को 1/3 सीट्स दी जाए, मींस उनको टिकट्स दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है, हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो विमेन कैंडिडेट्स को 1/3 सीट दी जाए और डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी उनका एक कोटा होना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग में भी वो पार्ट ले सके। कौन? विमेन्स। देन देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। अब देखिए मैंने आपको बताया था चैलेंजेस में कि स्टेट फंडिंग नहीं होती है, जिससे कि पार्टीज क्या करती हैं, बहुत रिच और या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को भी इलेक्शन में टिकट दे देती हैं। तो जिसको अवॉइड करने के लिए ये एक सजेशन है कि ऐसा रिफॉर्म लाइए जिससे कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो। देखिए ये असंभव है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एक रिफॉर्म में है तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो। दूसरा, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में किसके फॉर्म में हो, पेट्रोल दिया जाए, ठीक है, पैसे ना देकर पेट्रोल दिया जाए, पेपर वगैरह जो पेपर वर्क होना है, ठीक है, टेलीफोन वगैरह के जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो कहीं भी कॉल वगैरह करते हैं तो उसको फ्री किया जाए। देन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी। अब ये किस बेसिस पर हो, ये हो पार्टी ने पिछले बार माने पिछले इलेक्शन में कैसा परफॉर्मेंस दिया है उसके बेसिस पर हमें पार्टी को स्टेट फंडिंग देनी है। अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसे ज्यादा फंड, किसी ने कम परफॉर्म किया तो उसे कम, ठीक है। देन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पिटीशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। देखिए जो लोग हैं ना वो पार्टी में, देखिए लोगों का पार्टिसिपेशन
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके कंट्री में क्या चल रहा है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कि मोनार्क्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि मोनार्की में होता है, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे साथ किया कि हमें कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा भी कर लिया, उन्होंने हमें एक कॉलोनी भी बना लिया, कॉलोनिलाइज कर लिया। देन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। अब पीपल पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर कैसे बना सकते हैं? पिटीशन डालकर। पिटीशन क्या होती है? अपील होती है, ठीक है, जो कि हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कुछ कहीं पर भी डाल सकते हैं, ठीक। याचिका दायर करके, पब्लिसिटी माने उसको पब्लिसाइज करके, उस मैटर को पब्लिसाइज करके। अब उस मैटर को पब्लिसाइज कैसे करेंगे? या तो हम कोई पीसफुल मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं, या फिर क्योंकि शांतिपूर्ण धरने का प्रदर्शन सभी को करने का हक सभी को है, तो हम वो कर सकते हैं। देन एजिटेशन, मास एजिटेशन, काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये किस किस तरह से हो सकता है? देखिए, ये किस किस तरह से हो सकता है। मीडिया इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करती है, प्रेशर ग्रुप्स, और हमारा अपोजिशन, ठीक है, ये हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर्स होते हैं अगर हमें पार्टीज पर एक प्रेशर बिल्डअप करना है तो, ताकि वो अपने अंदर रिफॉर्म्स लाएं। और अगर हम पार्टीज पर ये प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा कि पार्टीज को अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। क्यों लाने पड़ेंगे? क्योंकि पार्टीज को फिर एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं हमारा जो वोट बैंक है, देखिए पार्टीज जो इलेक्शन लड़ती हैं हमेशा वोट बैंक के बेसिस पर लड़ती हैं, तो वोट बैंक ना कम हो जाए उनका, माने जो उनके वोटर्स हैं वो कम ना हो जाए। इसीलिए अगर उनके वोटर्स ही उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, उस प्रेशर को अपने ऊपर डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज है, जैसे कि जो भी ये सब रिफॉर्म्स चाहते हैं पार्टी के अंदर, वो खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, ठीक है। जैसे कि दोज हु वांट these reforms should join politics, ठीक है। मतलब जो भी लोग ये रिफॉर्म्स चाहते हैं वो खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, तभी कुछ होगा, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो वैसे ही पॉलिटिक्स को, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में आप रिफॉर्म चाहते हैं, वैसे ही आपको उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर घुसना पड़ेगा। इसका कीचड़ और पॉलिटिकल पार्टी से कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिक्स का मतलब समझा जाता है वो बहुत ही गलत मतलब निकाला जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स सच में ऐसा नहीं है। जो प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने जो बताया है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिक्स को बहुत ही एक नेगेटिवली दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत चीज है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसकी छवि को सुधारने के लिए ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए जो सच में रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके नोट्स देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना लाइक किए बिना ना जाएं, और हमें जरूर बताएं कि आपके लिए अगला टॉपिक क्या लाया जाए। थैंक यू सो मच।